तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बीए 5th सेमेस्टर में सेकंड पेपर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पेपर का जो है पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में हो चुका है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया था और उसका जो क्वेश्चन पेपर था वो भी मैंने सॉल्व करा दिया था। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे ना मेरी वीडियो से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको आपके एग्जाम में MCQ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो का पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 50+ क्वेश्चन करेंगे, एक पार्ट और आएगा पार्ट 2 करके जिसमें हम 50+ क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल आपके 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। टू विच एज डज थॉमस हार्डी बिलोंग टू, यानी कि जो थॉमस हार्डी थे वो किस एज से बिलोंग करते थे। आंसर कर देंगे विक्टोरिया एज, विक्टोरियन एज, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच वॉज द नोवेल फर्स्ट पब्लिश बाय थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी की जो फर्स्ट नोवेल थी वो कौन सी थी। आंसर कर देंगे डेस्परेट रेमेडीज, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नोवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड हैज़ इट्स सेटिंग इन, यानी कि जो सेट की गई कहाँ पे, साउथ वेस्ट पे सेट की गई। इसका देखो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैंने और जोड़ दिए हैं। तो ये जो पब्लिश हुई थी ना 1874 में पब्लिश हुई थी, और यहाँ पे एक पॉइंट में लिखना भूल गया कि जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो नोवेल है किसने लिखी है। आंसर कर देंगे थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी ने ये लिखी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद करिएगा। और जो आपका एग्जाम पेपर रहे बीए से रिलेटेड किसी भी सेमेस्टर का रहे, आप मुझे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिसके आंसर की जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने का प्रयास करूँगा। देखो अभी टाइम की थोड़ी दिक्कत चल रही है, इस वजह से मैं कुछ पेपर को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन विच मैगजीन डिड द नोवेल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड अपेयर इन सीरीज, यानी ये कह रहा है कि जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो नोवेल है वो किस मैगजीन में छपी है, किस मैगजीन में छपी है। आंसर लगा देंगे कॉर्नहिल्स मैगजीन, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु वॉज द क्वीन ऑफ कॉर्न मार्केट इन कैस्टर ब्रिज, यानी कि कैस्टर ब्रिज में जो है क्वीन ऑफ कॉर्न मार्केट किसे कहा जाता था। आंसर कर देंगे बैथशेबा को, शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द नेम ऑफ द ओल्ड डॉग ऑफ गैब्रियल ओक, गैब्रियल ओक के ओल्ड डॉग का क्या नाम था। आंसर कर देंगे जॉर्ज, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है, किसी को भी ऐसे कहीं से नहीं उठा लिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा ज़रूर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा व्हाट गिफ्ट वॉज प्रेजेंटेड टू बैथशेबा बाय सर्जेंट ट्रॉय, यानी कि सर्जेंट ट्रॉय के द्वारा जो है बैथशेबा को कौन सा गिफ्ट जो है प्रेजेंट किया गया था, दिया गया था। आंसर कर देंगे अ गोल्ड वॉच, एक गोल्ड की वॉच दी थी किसने, सर्जेंट ट्रॉय ने, किसको, बैथशेबा को। शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है वेयर डिड फैनी रॉबिन्स डाई इन हर चाइल्ड बर्थ, यानी कि फैनी रॉबिन्स की जो है डेथ कहाँ होती है, इन हर चाइल्ड बर्थ, अपने बच्चे के जन्म के समय। आंसर कर देंगे कैस्टर ब्रिज यूनियन हाउस, कैस्टर ब्रिज यूनियन हाउस में हुई थी, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एक पॉइंट और आप देखेंगे कि फैनी रॉबिन्स जो थी ना वो यंगेस्ट फीमेल सर्वेंट थी, नौकरानी थी, किसकी थी, बैथशेबा की। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। स्टडी प्लेटफॉर्म को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेयर डिड सर्जेंट ट्रॉय गो टू आफ्टर फैनी रॉबिन्स डेथ, यानी कि जो सर्जेंट ट्रॉय था वो कहाँ चला गया था फैनी रॉबिन्स की डेथ के बाद। आंसर कर देंगे यूनाइटेड स्टेट, शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु ऑफर्ड अ डायमंड रिंग टू बैथशेबा एट द क्रिसमस पार्टी, यानी कि कौन जो है बैथशेबा को डायमंड रिंग ऑफर करता है क्रिसमस पार्टी में। आंसर करेंगे फार्मर बोल्डवुड, बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे एक पॉइंट और आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंड बैथशेबा प्रॉमिस, जो बैथशेबा वो प्रॉमिस करती है बोल्डवुड से, क्या प्रॉमिस करती है, शी वुड मैरी हिम इन 6 ईयर, यानी कि वो उससे जो है 6 साल के अंदर जो है शादी कर लेगी। इस बात को आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ नोवेल इज़ फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, जो कह रहा है कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो नोवेल है वो किस टाइप की नोवेल है। आंसर कर देंगे पास्टोरल रोमांस, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हेन वॉज थॉमस हार्डी बोर्न, थॉमस हार्डी का जो है जन्म कब होता है, तो 1840 में इनका जन्म होता है और 1928 में इनकी डेथ हो जाती है। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार्ल्स डिकेंस वॉज बोर्न ऑन, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस था उनका जन्म कब होता है, तो 7 फरवरी 1812 को चार्ल्स डिकेंस का जन्म होता है और 2 जून 1862 को इनकी डेथ हो जाती है। दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा डेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चार्ल्स डिकेंस पेरेंट्स, जो चार्ल्स डिकेंस के पेरेंट्स हैं उनका नाम क्या है। देखो इनके पापा का नाम हो जाएगा जॉन डिकेंस, जो एक नेवी पे ऑफिस में काम करते थे स्टेनो के रूप में, और इनकी मम्मी का नाम हो जाएगा एलिजाबेथ डिकेंस। ठीक है, एलिजाबेथ डिकेंस इनकी मम्मी का नाम हो जाएगा, जॉन डिकेंस जो है इनके पापा का नाम हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शन में ना दे करके आपको एक सी नॉलेज के लिए बता दिया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, नेम द एज विच इज़ नोन एज द एज ऑफ डिकेंस, यानी कि उस एज का नाम बताइए जिस एज को जो है हम एज ऑफ डिकेंस के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर कर देंगे विक्टोरियन एज को जो हम एज ऑफ डिकेंस के नाम से भी जानते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, चार्ल्स डिकेंस इज कॉल्ड द, जो चार्ल्स डिकेंस हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश फिक्सन। चार्ल्स डिकेंस को जो है हम इंग्लिश फिक्सन का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस को याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स डिकेंस को जो है हम कहते हैं इंग्लिश फिक्सन का शेक्सपियर कहते हैं। किसको? चार्ल्स डिकेंस को कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश फिक्सन का शेक्सपियर कहते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एट द एज ऑफ 15 डिकेंस जॉइन। देखो यहाँ पे ना आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे से जो क्वेश्चन लिखे हैं ना डिकेंस से रिलेटेड, वो थोड़ा उनके एज बाय एज करके क्रम से मैंने थोड़ा इसको सेट करने का कोशिश किया है। तो 15 साल की उम्र में जो है डिकेंस ज्वाइन करते हैं, क्या ज्वाइन करते हैं? विलिंगटन हाउस अकेडमी को ज्वाइन करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में जो है इन 1813 1830 में डिकेंस स्टार्टेड हिज करियर एज, जो 18 साल की उम्र में जो थे डिकेंस, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। कहाँ पे स्टार्ट किया था? अब पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में उन्होंने जो है अपना करियर स्टार्ट किया था 18 साल की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिकेन स्टार्ट हिज लिटरेरी कैरियर। जो डिकेंस थे वो अपना लिटरेरी कैरियर जो स्टार्ट करते हैं, कब से स्टार्ट करते हैं? 1833 में, यानी कि 21 साल की उम्र में वो जो है अपना लिटरेरी कैरियर जो है स्टार्ट करते हैं 1833 में। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 1836 में चार्ल्स डिकेंस मैरिड, यानी कि शादी करते हैं, किससे शादी करते हैं? कैथरीन से शादी करते हैं। ठीक है, कब करते हैं? 1836 में। और उनसे जो एक तरह से उनके जो संबंध होते हैं शादी के, वो टूट जाते हैं। कब टूट जाते हैं? 1858 में। एक तरह से कह सकते हैं उनको तलाक दे देते हैं। ठीक है, 1858 में। तो ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिकेंस रोट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बार्नाबे रज इन 1840-41 फॉर द मैगजीन कॉल्ड। मैगजीन को क्या कहते हैं? मतलब कि जो डिकेंस ने लिखी है अपनी नॉवल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और बार्नाबे रज, 1841 में है, ये दोनों लिखी है। फॉर द मैगजीन कॉल, जिस मैगजीन में लिखी है उस मैगजीन का हमसे यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो आंसर कर देंगे मास्टर हमफेरीज क्लॉक। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल भी है स्टडी प्लेटफॉर्म का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। एक टेलीग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है, जिस पे मैं आपको ये PDF वगैरह में वहाँ पे आपको देने, मतलब कि ये जो PDF है ये मैंने आपको देने के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया है, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल पर जा नहीं रहा है। तो ठीक है, टेलीग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपको ये PDF चाहिए तो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वीकली मैगजीन स्टार्टेड बाय चार्ल्स डिकेन इन 1849-50। मतलब कि 1849 से 1850 में चार्ल्स डिकेंस के द्वारा जो मैगजीन स्टार्ट की गई थी, वीकली मैगजीन स्टार्ट की गई थी, उसका नाम क्या है? तो आंसर कर देंगे हाउस होल्ड वर्ड। ठीक है, शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्क जो है चार्ल्स डिकेंस का नहीं है? तो हमें आंसर करना है। तो देखो, ब्लीक हाउस जो है चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है, हार्ड टाइम्स जो है चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क हो जाएगा, डॉम्बे एंड सन जो होता है चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क हो जाएगा, वैनिटी फेयर जो होता है चार्ल्स डिकेंस का वर्क नहीं है, इसको लिखा है विलियम मेकपीस ने। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हेन वाज डिकेंस आ टेल ऑफ टू सिटीज़ पब्लिश, यानी कि मतलब कि डिकेंस की जो नोवेल है आ टेल्स ऑफ टू सिटीज़, ये जो पब्लिश कब हुई थी? आंसर कर देंगे 1859 में चार्ल्स डिकेंस ने इसको पब्लिश किया था। एक पॉइंट और यहाँ पे मैंने इसको जोड़ा है कि अ हिस्टोरिकल नोवेल, जो अ टेल्स ऑफ टू सिटीज़ जो एक नोवेल है वो एक हिस्टोरिकल नोवेल है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेम द टू सिटीज़ विच हैव बीन रेफर्ड इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यानी कि उन दो शहरों का यहाँ पे हमसे नाम पूछ रहा है जिसको रेफर करके अ टेल ऑफ टू सिटीज़ लिखी गई है। तो आंसर कर देंगे पेरिस एंड लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हुम डिड लुइस लव एंड वांट टू मैरी हिम, यानी कि जो लुइस थी वो किससे प्यार करती थी और किससे शादी करना चाहती थी? तो हमसे आंसर पूछ रहा है, तो आंसर बता देंगे चार्ल्स डार्ने। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु वॉज द डिफेंस काउंसिल ऑफ चार्ल्स डार्ने, यानी कि चार्ल्स डार्ने का रक्षात्मक परिषद कौन था? तो आंसर कर देंगे मिस्टर स्ट्राइवर। ठीक है, शी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हु वॉज द फेथफुल सर्वेंट ऑफ डॉक्टर मैनेट, यानी कि डॉक्टर मैनेट का जो है फेथफुल यानी कि वफादार नौकर कौन था? आंसर कर देंगे अर्नेस्ट डेफर्ज।
सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि रिवॉल्यूशनरीज का यानी कि क्रांतिकारियों का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन था। आंसर कर देंगे मिस डिफर्ज, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का कैरेक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में मैंने काफ़ी पॉइंट को क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो पहला ऑप्शन है लोरी जार्विस। लोरी जार्विस जो थे वो आ टेल ऑफ टू सिटीज़ के एक करेक्टर हैं जो कि एक एजेंट के रूप में काम करते हैं टेल्सन बैंक में। ठीक है, स्टोरी के अंदर। और एक नेक्स्ट है जॉन बर्शत। जॉन बर्शत जो होते हैं स्पाई ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जासूस होते हैं जिसे हम गुप्तचर भी कहते हैं। ठीक है, मिस प्रोस कौन थी, सिस्टर ऑफ जॉन बर्शत। ठीक है, जॉन बर्शत की बहन थी। जॉन बर्शत जो है इनके खोए हुए भाई थे। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है फ्लोरेंस क्लेरा। फ्लोरेंस क्लेरा जो होती हैं वो यहाँ पे करेक्टर नहीं है आ टेल ऑफ टू सिटीज़ की। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच पार्ट ऑफ प्लॉट इंट्रोड्यूस द सेटिंग करेक्टर्स एंड इनिशियल सिचुएशन, यानी कि वो कौन सा पार्ट है प्लॉट का जो इंट्रोड्यूस करता है सेटिंग को, करेक्टर को, इनिशियल सिचुएशन को। ये सभी जो है एक पार्ट है प्लॉट के। क्लाइमैक्स हो जाता है, रिजोल्यूशन हो जाता है, राइजिंग एक्शन, एक्सपोजिशन, ये चारों क्या है पार्ट है प्लॉट के। तो देखो इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो इंट्रोड्यूस करता है सेटिंग, करेक्टर और इनिशियल सिचुएशन को। देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखिए, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजिशन। तो शुरुआत में हम अगर किसी भी कहानी को शुरू कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन देंगे ना, किस चीज़ का इंट्रोडक्शन देंगे, सेटिंग का दे सकते हैं, करेक्टर का, इनिशियल सिचुएशन का। तो एक्सपोजिशन जो होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो एक्सपोजिशन क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको इंट्रोड्यूस करता है, हमारा सेटिंग को, सेटिंग, करेक्टर्स और इनिशियल सिचुएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन एंड ड्रामा इन द स्टोरी इज़ नोन एज, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है टेंशन का स्टोरी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लॉट, यानी कि इन चारों में से कौन सा एलिमेंट प्लॉट का नहीं है। तो देखो इसको पढ़ेंगे, सेटिंग जो होता है एक एलिमेंट है प्लॉट का, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स जो होता है ये सब क्या है एलिमेंट है प्लॉट के। लेकिन जो थीम होती है ना वो एक आइडिया होता है ऑथर का, एक सब्जेक्ट होता है स्टोरी के बारे में। तो थीम जो होगा थीम जो हो जाता है प्लॉट का एक पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन विच वर्क डिड एरिस्टोटल प्रेजेंट हिज आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट। इसको समझने का थोड़ा कोशिश करिएगा कि इन विच वर्क डिड एरिस्टोटल प्रेजेंट, यानी कि एरिस्टोटल जो होते हैं वो किस वर्क में प्रेजेंट करते हैं हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ अबाउट, यानी कि बारे में, किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि जो स्ट्रक्चर है एक स्टोरी टेलिंग का उसके बारे में, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉट, और जो कॉन्सेप्ट है प्लॉट का उसके बारे में अपने किस वर्क में प्रेजेंट करते हैं। तो आंसर कर देंगे पोएटिक्स। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर जो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। और जिस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर जो है मतलब कि जो पीडीएफ है वो जा नहीं रहा है, तो इस वजह से टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट करना पड़ा है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट आर द 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ प्लॉट, यानी कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग 3 पार्ट, यानी कि प्लॉट के वो 3 एसेंशियल पार्ट कौन से हैं। तो आंसर कर देंगे बिगिनिंग, मिडिल, एंड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू E.M. फोस्टर व्हाट आर द प्राइमरी फोकस ऑफ प्लॉट इन अ नोवेल, यानी कि E.M. फोस्टर के अकॉर्डिंग प्राइमरी फोकस क्या है प्लॉट का इन अ नोवेल, एक नोवेल के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे द क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, यानी कि घटनाओं को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल का मतलब एक तरह से होता है कि क्रमबद्ध तरीके से, लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस की तरीके से हमको अरेंज करना है। ठीक है, इवेंट्स को, घटनाओं को। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म
डज ई एम फोस्टर, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो ई एम फोस्टर के अकॉर्डिंग यूज टू डिस्क्राइब, मतलब कि यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए इवेंट्स एंड एक्शन, घटनाओं को और एक्शनों को, दैट अक्योर इन अ नोवेल, यानी कि जो घटित होती हैं एक नोवेल के अंदर, यानी कि एक नोवेल के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं इवेंट्स एंड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ई एम फोस्टर के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? तो आंसर कर देंगे क्रोनोलॉजी, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हु रोट द बुक एस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल, यानी कि जो बुक है एस्पेक्ट ऑफ द नोवेल, ये किसने लिखी? आंसर कर देंगे ई एम फोस्टर, ठीक है, 1927 में ई एम फोस्टर ने इस किताब को लिखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है यूज़ किया जाता है कैरेक्टर की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत को और उसकी वीकनेस उसकी कमजोरी को डिस्क्राइब करने के लिए? आंसर कर देंगे ट्रेड्स, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच टाइप ऑफ कैरेक्टराइजेशन हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड करेक्टर्स मोटिवेशन एंड वैल्यूज़, यानी कि किस तरह का करेक्टराइजेशन, यहाँ पे करेक्टराइजेशन हमसे पूछ रहे हैं किस तरह का करेक्टराइजेशन होता है जो हेल्प करता है रीडर की, रीडर यानी पढ़ने वाला, हम लोग जैसे कि पढ़ने वालों की अंडरस्टैंड करेक्टर्स मोटिवेशन एंड वैल्यूज़, यानी कि समझने के लिए करेक्टर का मोटिवेशन और उसकी वैल्यूज़ को समझने के लिए किस तरह का करेक्टराइजेशन यूज़ किया जाता है? तो आंसर कर देंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन, डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा है कि कनेक्ट इमोशनली विद करेक्टर्स, जो इनडायरेक्ट करेक्टराइजेशन होता है वो क्या करता है कि कनेक्ट करता है इमोशनली, हम लोगों को कनेक्ट करता है इमोशनली विद करेक्टर, यानी कि करेक्टर के साथ, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच नैरेटिव टेक्निक इन्वॉल्व्स द ग्रामेटिकल टेंस यूज टू टेल द स्टोरी, यानी कि कौन सी नैरेटिव टेक्निक है जो यूज़ की जाती है स्टोरी को बताने के लिए? तो आंसर कर देंगे टेंस, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, यानी कि कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, जो अरेंजमेंट होता है घटनाओं का एक स्टोरी के अंदर, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? आंसर कर देंगे प्लॉट, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन विच नैरेटिव स्ट्रक्चर इज द स्टोरी प्रेजेंटेड इन अ लाइनर सिक्वेंस फॉर बिगनिंग टू एंड, यानी कि कह रहा है कि किस नैरेटिव स्ट्रक्चर में स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है लाइनर सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन कहानियों को बताने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कि शुरू से एंड तक? तो आंसर कर देंगे क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि क्रोनोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ना लाइन बाय लाइन यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो है स्टोरी को बताया जाता है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज़ अ पिकारेस्क नोवेल प्राइमरी नोन फॉर, यानी कि जो पिकारेस्क नोवेल है वो जाना जाता है मुख्य रूप से जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? तो आंसर लगा देंगे सैटिरिकल रियलिज्म के लिए, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द टर्म पिकारेस्क इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, जो शब्द है पिकारेस्क वो किस भाषा से आया है? तो जो शब्द है वो आया है स्पेनिश भाषा से, स्पेनिश भाषा के पिकारो शब्द से पिकारेस्क शब्द आया है, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हेन द पिकारेस्क नोवेल डिड कम इनटू इंग्लैंड, जो पिकारेस्क नोवेल है वो इंग्लैंड कब आई थी? तो आंसर कर देंगे 16th सेंचुरी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम द पिकारेस्क नोवेल पब्लिश इन 2 पार्ट्स, उस पिकारेस्क नोवेल का नाम बताना है जो 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई है एंड रिटन बाय, और जिसको लिखा है मार्टियो एलमन ने, फ्रॉम 1599 टू 1604, 1599 से 1604 में जिसको लिखा है। तो आंसर कर देंगे गुज़मन डी अल्फ्रांच, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि लाज़ारिलो डी टॉन्स जो पिकारेस्क नोवेल है वो फर्स्ट पिकारेस्क नोवेल हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर वॉल्टर स्कॉट ग्राउंड ब्रेकिंग हिस्टोरिकल नोवेल वेवरी वॉज फर्स्ट पब्लिश इन विच ईयर, यानी कि जो सर वॉल्टर स्कॉट की जो हिस्टोरिकल नोवेल है वेवरली वो पहली बार जो है कब पब्लिश हुई थी, किस ईयर पब्लिश हुई थी? आंसर कर देंगे 1814, 1814, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द हिस्टोरिकल नोवेल द बुक थीफ बाई मार्कस जूसक, यानी कि जो हिस्टोरिकल नोवेल है द बुक थीफ मार्कस जूसक के द्वारा लिखी गई है, इज सेट इन विच कंट्री, वो सेट की गई है किस कंट्री के ऊपर? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। तो आंसर कर देंगे जर्मनी के ऊपर सेट की गई है, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेल नोन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध हिस्टोरिकल नोवेल यानी कि ऐतिहासिक नोवेल है ऑफ द 18th सेंचुरी की? तो आंसर कर देंगे द कैस्टल ऑफ ऑटरेंटो,
द कैस्टल ऑफ ऑट्रेंटो जो है फर्स्ट गोटिक नोवेल हो जाएगी जिसको लिखा है हॉरेस ने। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच आर्टिस्टिक पीरियड इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद गोटिक स्टाइल, यानी कि कौन सा आर्टिस्टिक पीरियड जो है वो गोटिक स्टाइल से संबंधित है। आंसर कर देंगे रेनेसेंस पीरियड, ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो गोटिक शब्द है वो आया है गॉड्स शब्द से, ठीक है। गॉड्स शब्द से गोटिक शब्द आया है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ गोटिक नॉवेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा कॉमन फीचर नहीं है गोटिक नॉवल का। तो आंसर कर देंगे हैप्पी एंडिंग। तो गोटिक्स जो नॉवल होती है उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, विच टर्म डिस्क्राइब द अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स इन अ नोवल, यानी कि वो कौन सा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है अनफोल्डिंग इवेंट्स को इन अ नोवल, एक नोवल के अंदर। एंड इंक्लूड्स, और शामिल करता है इंट्रोडक्शन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। तो आंसर कर देंगे प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी शब्दों को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जो क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स को बोलते हैं हाईएस्ट और टर्निंग पॉइंट इन अ स्टोरी। एक स्टोरी में जो टर्निंग पॉइंट होता है या फिर हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। और थीम बोलते हैं मेन आइडिया और मैसेज, यानी कि ऑथर जो हमें एक आइडिया देता है और जो उसका मैसेज होता है उसको हम थीम बोलते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं सेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ या फिर प्रॉब्लम को, जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है या फिर जो प्रॉब्लम होती है उसको कॉन्फ्लिक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सपोर्ट किया, इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। व्हाट्सअप चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एक टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये जो PDF है आपको जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको वहीं मिल जाएगा, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।